दिल्ली में आज दिग्गजों ने भरा चुनावी पर्चा। केजरीवाल, सिसोदिया, परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया। इधर सिसोदिया और केजरीवाल पर ईडी को केस चलाने की अनुमति। देश की नौसेना की बड़ी ताकत। मुंबई में पीएम मोदी ने एक साथ 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, मेक इन इंडिया के मंत्र पर कर रहे हैं काम। केमिकल सेक्टर के लिए बजट में हो सकता है इंसेंटिव स्कीम का ऐलान। उत्पादन बढ़ाने और आर&डी पर होगा फोकस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बाजार में दूसरे दिन भी हल्की रिकवरी। रिलायंस, एल&टी और मारुति जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी तेजी। मिड कैप, स्मॉल कैप में नीचे से जोरदार सुधार। इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। जल्द इथेनॉल की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा सबसे बड़ी जीत का इतिहास। राजकोट वनडे में आयरलैंड को रिकॉर्ड 304 रनों से हराया। भारत ने 3-0 से जीता सीरीज। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। जीरो विजिबिलिटी की वजह से आवाजाही रही प्रभावित। अब तक 26 ट्रेनें रद्द। कई उड़ानों पर भी पड़ा असर। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में यह नियमन दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को भी सीबीआई की तरह पहले से स्वीकृति लेनी होगी। इस आदेश के चलते दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने का मामला अटका हुआ था। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने ईडी को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। अब गृह मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी है। और डिटेल सुनिए संवाददाता शंकर आनंद से। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोर्ट में चलेगा। और इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले ईडी के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक खत लिखा गया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी। तो इन तमाम मामलों पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यानी ग्रीन सिग्नल देने का मतलब साफ तौर पे है कि इस मामले पर अब केजरीवाल और सिसोदिया जो हैं उनके खिलाफ अब औपचारिक तौर पर ईडी के द्वारा कोर्ट में तमाम जो कार्रवाई करने की जो एक अनुशंसा जो है वो उस मामले पर अनुमति मिल गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर पिछले काफी समय से ये मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित पड़ा था और अब इस मामले में गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि देखिए ये मामला एक इसी से जुड़ा एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछले साल ही इस मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट में कहा गया था, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तरफ से उनके वकील के द्वारा कहा गया था कि इस मामले में अनुमति नहीं लिया गया था। एक ऐसे मामले में पहले जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो अनुमति लेना होता है। तो इस मामले में जिस तरह से तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से संबंधित आगे कार्रवाई को अंजाम देने के लिए और जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर आगे केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को ईडी के द्वारा खत लिखा गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है अब इस मामले पर जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला है, निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर एक कानूनी पेच जो है वो अब ईडी के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पे इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब इसी मामले में जब आप कोर्ट में पीएमएलए एक्ट के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री और केजरीवाल के खिलाफ ईडी का शिकंजा। क्या दिल्ली के दंगल में नया एंगल आ गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल, लैंडलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें जारी नहीं करेंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों से संबंधित केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली में आज दिग्गजों ने नामांकन पर्चा भरा। नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा। बीजेपी के परवेश वर्मा ने भी इसी सीट से पर्चा भरा। परवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके अलावा आप नेता मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी ने भी अपना पर्चा भरा। कांग्रेस पार्टी आज से अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड नई दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। आज नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। नए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को लुटियंस जोन से अपने हेडक्वार्टर्स हटाने के आदेश दिए थे। इसी के बाद बीजेपी ने अपना मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया था और अब कांग्रेस का मुख्यालय कोटला रोड पर शिफ्ट किया गया है। और कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने मोहन भागवत के असली आज़ादी वाले बयान को देशद्रोह बता दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आज़ादी इसी दिन स्थापित हुई थी। राहुल ने इस बयान को देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is in. और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस सत्ता की लालच में देश की अखंडता के बारे में भी नहीं सोचती, लेकिन लोग राहुल गांधी को समझ चुके हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस की बातों में सच्चाई नहीं है, देश की संस्थाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राहुल की बातों से देश की संप्रभुता को झटका लगा है। पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में थे। आर्मी दिवस के मौके पर पीएम ने भारतीय नौसेना को 3 जैकपॉट सौंपे हैं। पीएम मोदी ने 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशी राष्ट्र को समर्पित किए। भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में भारतीय नौसेना ने 2 शक्तिशाली युद्धपोत और 1 शक्तिशाली पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। इन तीनों से इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये दिन भारतीय नौसेना की गौरवशाली इतिहास और भारत की समुद्री विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी की नेवी को
सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। तो भारत का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक जहाज है आईएनएस सूरत। इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। इससे पहले प्रोजेक्ट 15B के तहत 3 अन्य विध्वंसक जहाज विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ और इम्फाल को भी बेड़े में शामिल किया जा चुका है। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे पावरफुल जहाज है। आईएनएस सूरत 7400 टन वजनी और 164 मीटर लंबा है, बता रहे हैं विवेक गुप्ता। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। आईएनएस सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। और आईएनएस वाघशीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टॉर्पीडो के साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। क्लास की सबमरीन की क्या खासियत है, कितनी ताकतवर ये सबमरीन है, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडेंट मयूर तिवारी जी, उनसे बात करते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पनडुब्बी है, कलवरी क्लास की जो 5 पनडुब्बी कमीशन हुई है और ये पनडुब्बी वाघशीर में क्या डिफरेंसेस है, क्या इनहेंस किया गया है? कलवरी क्लास के अंदर 6 सबमरीन्स बनाई गई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। स्कॉर्पियन क्लास भी कहते हैं इसको, जिसके अंदर कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाघशीर ये 6ठी सबमरीन है। इस सबमरीन के अंदर सबसे लेटेस्ट सेंसर्स और वेपन्स हमारे पास फिटेड है।
मारने के लिए हमारे पास इसके अंदर टॉर्पिडो, मिसाइल्स और माइन हम कैरी करते हैं अलॉन्ग विथ स्मॉल आर्म्स। और हमारे पास सबसे लेटेस्ट सेंसर सोनार्स इसके अंदर मौजूद है। कल्वेरी क्लास की जो खासियत है, जो इसको बाकी वर्ल्ड की अदर क्लासेस ऑफ सबमरीन से अलग बनाती है, वो है इसका साइलेंट होना, इसका तीव्र होना और इसका घातक हमले जो अपने हथियार के द्वारा ये कर सकती है। जैसा कि बताया कि इसके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन है, तो और विद एक्यूरेसी एंड स्पीड ये दुश्मन के ऊपर हावी साबित होगी। तो इसका एंड्योरेंस कितना, कितनी दिनों तक ये पानी में रह सकती है, डेप्थ कितनी नीचे तक जा सकती है? दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, बट कई दिनों तक ये पानी के अंदर रह सकती है और ऐसे जोन में जा सकती है जहाँ पे सूरज की किरणें पानी के अंदर नहीं आती है। उतनी गहराई तक ये जाने में सक्षम है। ओके मयूर सर, आपने बताया कि इसका सोनार सिस्टम बहुत ज़्यादा हाईटेक है, तो ये जो बताया आपने कि कितने दुश्मनों के जहाज या सबमरीन कितने नज़दीक तक जा सकती है? सबमरीन जो है ये हमारी काफ़ी साइलेंट है, तो काफ़ी नज़दीक के दुश्मन के पास जा सकती है बिना दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट किए। और हमारी जो सोनार है वो एक पूरी फ्लीट को ट्रैक करके हमला करने में, वेपन कॉम्प्लेक्स के द्वारा हमला करने में हमारी सबमरीन सक्षम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी किया। भगवान कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। पिछले 12 साल से बन रहा इस्कॉन मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये सफ़ेद और भूरे संगमरमर के विशेष पत्थरों से बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना में मंदिर परिसर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय, ऑडिटोरियम और चिकित्सा केंद्र शामिल हैं। भक्तों के लिए 16 जनवरी से दर्शन शुरू होंगे। इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इथेनॉल की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एथेनॉल की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है और ये प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक एथेनॉल की 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। इसमें बी हैवी मोलासेस, जो एथेनॉल हैवी मोलासेस होते हैं जिससे एथेनॉल बनता है, उस बी हैवी मोलासेस की कीमत में ₹1.82 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है और अभी इसकी कीमत ₹60.73 उसे बढ़ा करके ₹62.55 की जा सकती है। बी हैवी मोलासेस वो होता है जब गन्ने से चीनी निकाल लिया जाता है तब भी कुछ गन्ना में चीनी बची रह जाती है तो उसको बी हैवी मोलासेस कहते हैं। इसके अलावा जो केन जूस है उससे जो एथेनॉल बनेगा उस केन जूस में की कीमत में ₹1.31 की बढ़ोतरी संभव है। अभी फिलहाल ये ₹65.61 प्रति लीटर है, उसे बढ़ा करके ₹66.92 प्रति लीटर किया जा सकता है। उसका सी हैवी मोलासेस होता है जिसकी कीमत अभी ₹56.28 प्रति लीटर है, उसे बढ़ा करके ₹63.15 प्रति लीटर की जा सकता है, यानी करीब ₹6.87 के आसपास बढ़ोतरी की जा सकती है। ये जो बढ़ोतरी होती है वो चीनी कंपनियां जो एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचती हैं उनके लिए होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस कीमत पर ये सारी एथेनॉल खरीदना होगा जिसको पेट्रोल में ब्लेंड कर सके। तो ये कह सकते हैं कि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। कई कंपनियां, चीनी कंपनियां नहीं भी होती है लेकिन एथेनॉल बनाती है, वो अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचने जाएंगी तो उनको ये कीमत मिलेगा। कीमत बढ़ाने का मकसद ये है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये थी कैबिनेट की बात। और इधर बजट में सरकार केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने और R&D पर खास फोकस हो सकता है। लक्ष्मण जी बताएं क्या है सरकार का एक्शन प्लान। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में केमिकल सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है और केमिकल सेक्टर के लिए यहाँ आपको एक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। ये इंसेंटिव स्कीम केमिकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी होगा और स्कीम का एक दूसरा हिस्सा होगा जहाँ पे R&D को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। जो उत्पादन को बढ़ावा देने वाली स्कीम होगी वो कमोबेश PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के आधार पर होगी और इसके तहत मोटे तौर पर 4 ग्रुप जो होते हैं केमिकल के उस पर फोकस होगा, जिस
जिसमें एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल होते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस होगा ताकि इसकी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसके लिए भी एक इंसेंटिव स्कीम होगा ताकि लोग R&D पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर जो शुरुआती तैयारी थी, शुरुआती प्रस्ताव था करीब 23,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था। अब बजट जब बनकर तैयार होगा तो शायद उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी हद तक चर्चा एडवांस स्टेज में, तो हो सकता है बजट में इसका ऐलान आपको देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और अब बात हमारी खास मुहिम की। बजट पर हर साल CNBC आवाज़ बनता है, आपकी आवाज़। इस साल भी हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं ये बजट विश आप हम तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेस। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स पेयर हैं, हमारे जैसे जो कंटिन्यूस सैलरी से टैक्स दे रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, उनके लिए कुछ रिबेट एज ए इंसेंटिव कंसिडर किया जाए। और सेकेंडली जो एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके जो फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका डिडक्शन सैलरी के अंदर अदर देन सैलरी डिडक्शन अलाउ किया जाए। दैट विल रियली हेल्प टू ऑल सैलरीड एंड मिडिल क्लास पीपल। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बजट विश CNBC आवाज़ के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि आप वर्टिकल मोड में वीडियो बनाएं। वीडियो बनाते वक्त अपने फ़ोन को सीधा रखें और इसे HD क्वालिटी सेलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। और अब बात मार्केट की। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़कर 76,724 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,213 पर बंद हुआ है। आज रुपए में थोड़ा सुधार दिखा। 27 पैसे मजबूत होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ है। CNBC आवाज़ के 20 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रेम भरी शुभकामनाएं भेजी हैं। CNBC आवाज को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो जिम्मेदारी CNBC आवाज ने निभाई है, एक दर्शक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते अपने दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं और यही कामना करना चाहता हूं कि आने वाले सालों में भी आप इसी तरह प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोबाइल पर कॉलर के नंबर के साथ साथ नाम भी जल्द दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। खबर की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से मोबाइल नंबर के साथ साथ उपभोक्ता का नाम दिखाने की सिफारिश भी की थी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसका ट्रायल शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इसका ट्रायल भी शुरू हुआ था, लेकिन बाद में टेलीकॉम कंपनियों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि कई टेलीकॉम कंपनियां अभी भी 2G नेटवर्क पर काम कर रही हैं और उसमें नाम दिखा पाना संभव नहीं है, तो इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के अब सख्ती करने की शुरुआत कर दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए
हैं कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इस पूरी व्यवस्था को लागू करें। खासतौर पे कि जिस तरह से साइबर स्कैम बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही है, तो सरकार ये चाहती है कि इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और अगर मोबाइल नंबर के साथ साथ अगर उपभोक्ता का नाम भी दिखाई देगा तो इससे काफी उस लोगों को पहचानने में आसानी होगी और साइबर फ्रॉड की घटनाओं के ऊपर भी रोक लग सकेगी। अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नंबर के साथ नाम दिखाने की जनहित याचिका भी स्वीकार किया। कोर्ट ने माना है कि इनसे परेशानी हो रही है और इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। और आस्था के महासंगम महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। त्रिवेणी संगम पर आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब है। अब तक 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। महाकुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर कल शाम 6 बजे तक 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और 2 दिनों में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है। और भारतीय महिला टीम ने साबित कर दिया है कि वाकई छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज राजकोट में महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। 304 रन से आयरलैंड को हराकर रिकॉर्ड बनाया है। ये वनडे फॉर्मेट में महिला क्रिकेट टीम के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 436 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आयरलैंड की टीम 131 रन पर ही सिमट गई। प्रतीका रावल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 135 की पारी खेली। इस जीत के बाद टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीतती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।